हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो वंदरोगा की सीरीज़ में साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, किसी वृत्तीय पथ पर समान वेग से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न हो जाता है? तो दिशा परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो किसी वृत्तीय पथ पर समान वेग से गतिमान पिंड पर, जैसे मान लो कोई एक वृत्तीय पथ है और वृत्तीय पथ में बार बार ये इधर इधर, यहाँ पर से इसकी दिशा इधर, यहाँ से इसकी दिशा इधर होगी, और केंद्र की ओर क्या लगाएंगे? अभिकेंद्र बल लगाएंगे। ठीक है, तो बार बार इसकी दिशा परिवर्तित हो जा रही है। तो दिशा परिवर्तन होने के कारण क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण शून्य है तो उसका पथ कैसा हो सकता है? तो ऋजुरेखी पथ होगा। ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन किसी न किसी साइंस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो केवल ऋजुरेखी होगा। ऋजुरेखी मतलब एक सरल रेखी पथ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मंदन क्या है? तो मंदन ऋणात्मक त्वरण को, त्वरण के ऋणात्मक मान को हम मंदन कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण जो होता है मंदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, नीचे से माना कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो चली गई दूरी का व्यंजक क्या होगा? तो इसका व्यंजक हम लोग जानते हैं, गति की दूसरी समीकरण S = ut प्लस हाफ at² होती है। तो S की जगह पे हाइट हो जाएगा, और u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, t मतलब समय, प्लस अब प्लस नहीं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि देखिए ये तो प्लस ही होगा, हाफ ऑफ माइनस GT का स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये जो माइनस वाला साइन है हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ut माइनस हाफ ऑफ, अब ये माइनस GT नहीं होके प्लस GT हो जाएगा। तो H = ut माइनस हाफ GT का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परिस्थिति में गति के समीकरणों का प्रयोग गणना हेतु नहीं किया जा सकता है। किस परिस्थिति में गति की समीकरणों का प्रयोग गणना हेतु नहीं किया जा सकता है? यदि त्वरण समान हो, तो त्वरण समान होने की स्थिति में गति की समीकरणों का प्रयोग गणना के लिए नहीं किया जाता है। अगला देखिएगा, एक वस्तु का आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड है। उसका वेग क्रमशः 1, 2, 3 सेकंड में, देखिएगा पहला दिया है t1 बराबर 1 सेकंड है, दूसरा दिया है t2 बराबर 2 सेकंड है, और t3 बराबर दिया है कितना सेकंड? 3 सेकंड दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, क्रमशः 13। अच्छा, इसका अंतिम वेग जो होगा v1 बराबर 13 मीटर पर सेकेंड होगा, और v2 बराबर कितना होगा? 16 मीटर प्रति सेकेंड, और v3 बराबर होगा 19 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसका त्वरण कितना होगा? तो पहला त्वरण निकालूं तो a1 बराबर, त्वरण की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। तो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बट्टा क्या? समय, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो a1 क्या हो जाएगा? ये होगा अंतिम वेग 13 माइनस 10 प्रारंभिक वेग बट्टा पहला समय, तो कितना आ गया? 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। a2 निकालेंगे तो अंतिम वेग कितना है? देखिए 16 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? देखिए 10 अपॉन में समय कितना है? t2 माइनस t1 में 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। तो 16 में से 10 गया 6 अपॉन में 2, तो कैंसिल आउट होगा, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तीसरा देखते हैं, e3 त्वरण की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 माइनस 10 अपॉन कितना? 3 = कितना आ जाएगा? 9/3, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 मीटर पर क्या आ जाएगा? सेकंड का स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। अगला देखिए, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टा क्या होता है? समय होता है। तो ये इसको विस्थापन परिवर्तन की दर बट्टा, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो देखिए विस्थापन परिवर्तन की दर ये विस्थापन बट्टा समय ही है, इसको वेग कहते हैं। अगला देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन बट्टा समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ दिया है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक हो गया।
ये मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। और कल मॉर्निंग पे हम लोग बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करके आपको देंगे। और दिन वाली वीडियो आज बन नहीं पाई, तो कल मैं आपको दिन में एक साइंस की कॉमन वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो आज इवनिंग की साइंस की सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गिरते समय एक समान गति से गिरती है या एक समान त्वरण से। तो डेफिनेटली आसमान से गिर रही है तो नीचे की ओर गिरती हुई, इसका समान क्या होगा? त्वरण होगा। तो एक समान त्वरण से गिरेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड का वेग शून्य होते हुए भी क्या उसमें त्वरण हो सकता है? हाँ, तो कैसे? किसी पिंड का वेग शून्य होते हुए भी क्या उसमें त्वरण हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे हो सकता है? ठीक हो गया? हाँ, हो सकता है, त्वरण हो सकता है हमारे सापेक्ष पृथ्वी का। पृथ्वी घूमते रहेगी अपने अक्ष के अनुदिश, तो पृथ्वी हमारे सापेक्ष क्या, पृथ्वी जो होगी उसमें वेग शून्य होने की स्थिति में त्वरण उसमें हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड ऊपर की ओर फेंका गया है, इसमें त्वरण होगा या मंदन? तो ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। बिल्कुल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बहुत कॉमन से क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है कि एक अच्छा रिवीजन भी माना जा सकता है, माना आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है? हाँ, वृत्तीय गति में औसत वेग क्या होता है? शून्य होता है। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि औसत वेग शून्य हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। वृत्तीय गति में औसत वेग क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल नियत है, माना उसकी चाल नियत है, क्या उसमें त्वरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, हो सकता है यदि गति की दिशा बदल रही हो। मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम बनाया था वृत्तीय पथ, और यहाँ से इसकी दिशा लगातार क्या होते जाती है? बदलते जाती है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, किसी कार की चाल 10 सेकंड में, टाइम दिया है हमें t बराबर 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक हो गया। तो इसमें हम लोग v1 ले लेते हैं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और v2 इसको चलो u हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं, u प्रारंभिक वेग मान लेते हैं इसका, और अंतिम वेग v बराबर कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उस कार का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण a बराबर होता है क्या? वेग परिवर्तन की दर। तो v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 या फिर t होता है। तो v का वैल्यू 50 है, माइनस 20 करो, अपॉन में t 10 दिया है, तो 50 में से 20 गया तो 30 हो गया, अपॉन में 10 एक कैंसिल आउट हो गया, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिएगा, इसने 0.83 मीटर पर सेकेंड दिया, तो कभी भी याद रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटे वाले टर्म को आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 5/18 से इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, मतलब जो आया है वैल्यू 3 गुणा 5/18 करेंगे तो 3 छक्का 18 हो गया, और 6 से आप 5 को क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो देखेंगे 0 कितना आएगा? 83 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम का जो गणितीय रूप है F = ma है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है F = ma। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसका प्रत्यक्ष संपर्क जरूरी है? अब बल लगने के लिए आपको पता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों बल होते हैं। तो क्या किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसका प्रत्यक्ष संपर्क जरूरी है? तो नहीं, संपर्क जरूरी है। अप्रत्यक्ष जो बल होंगे, ठीक, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? बिना प्रत्यक्ष संपर्क के हम लोग क्या कर सकते हैं? बल लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संपर्क बल, कांटेक्ट जो फोर्स होते हैं, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो ये इसका आंसर है। संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं? पेशी बल मतलब इसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं, और घर्षण बल, ये सारे बल जो होते हैं संपर्क बल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में आने की वजह से लगने वाला बल संपर्क बल होता है, कांटेक्ट फोर्स। और विदाउट कांटेक्ट जब हम लोग देखिए, दो चुंबक के टुकड़े लेते हैं, उसके दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास में रखेंगे, उसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो दूसरा चुंबक बिना कांटेक्ट में आई ही बल का अनुभव करेगा और दूर दूर भागता रहेगा, रिपल्सन की प्रॉपर्टी आएगी। ठीक हो गया। तो ऐसे भी होता है। अगला क्वेश्चन है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? तो डेफिनेटली पेशी संपर्क बल लगता है या पेशीय बल लगता है। हम अपने अंगूठे से, मांसपेशी से हम लोग क्या करते हैं? ट्यूब को दबाते हैं तो पेस्ट क्या होता है? बाहर निकल कर आ जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गति के नियमों का जो प्रतिपादन है न्यूटन ने किया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। पहला नियम जो होता है इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। और दूसरा नियम जो होता है वो संवेग परिवर्तन का नियम है। किसका नियम है? संवेग परिवर्तन का नियम है। और हम लोग तीसरे नियम की बात करेंगे, तो तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार भी न्यूटन ने किया था, जो क्या था? F = G m1 m2 अपॉन क्या? r²। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक, जहाँ m1 पहला द्रव्यमान, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 और दोनों के बीच की दूरी r है। मैंने बताया था डायग्राम बना के कि माना पहला द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्यमान m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच में कार्य करने वाला बल F = G m1 m2 अपॉन r² होता है। जहाँ जो G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है? kg² होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक kg के 2 पिंडों को m1 बराबर 1 kg है और m2 बराबर भी 1 kg है और 1 मीटर की दूरी पर r बराबर भी 1 मीटर है, तो इनके मध्य कितना बल लगेगा? F = हमारे पास फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन क्या होता है? r²। तो G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होता है, गुणा 1 × 1 m1 m2 का मान है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू जो आएगा 6.67 × 10⁻11 क्या आ जाएगा? अभी न्यूटन। बल पूछा है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका आंसर आएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों आ जाती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी अन्य वस्तु को खींचती है। ठीक हो गया। ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल का CGS, C मतलब जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। और SI मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको कहते हैं। तो 1 न्यूटन बल में 10⁵ डायन होते हैं। डायन CGS पद्धति का मात्रक होता है। और 1 न्यूटन में 1,00,000 डायन या फिर 10⁵ डायन होते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर रखे 1 kg द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी 9.8 न्यूटन बल से अपने केंद्र की तरफ खींचती है, तो पिंड द्वारा पृथ्वी को किस बल से आकर्षित किया जाएगा? F = हम लोग ma जानते हैं, पर यहाँ पे a नहीं g होगा, क्योंकि अब पृथ्वी के केंद्र की ओर चीज़ें खींच रही हैं। तो F = 1 kg द्रव्यमान 1 × 9.8 होगा ये, तो यहाँ पे F = कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर किस बल के कारण लगाती? तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है। तो मैंने सबसे पहले वाले साइंस के बेसिक लेक्चर में बताया था गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे कमज़ोर बल होता है। ठीक हो गया। पृथ्वी में सबसे कमज़ोर बल होता है और यह आकर्षण का बल होता है, और 2 द्रव्यमान पिंडों के मध्य यह कार्य करता है। और इसको प्रतिपादित किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स और पेन लेकर बैठे होंगे और बढ़िया इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और कोई भी आपको टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता है और मैं आपको लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर उसी से रिलेटेड बना के दूँगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि माना आपको इस नोट्स की PDF भी आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन या फिर विदाउट एक्सप्लेनेशन, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी PDF या फिर इसकी जो ड्राइव की लिंक है वो भी आपको जो है मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या यह संभव है कि
पृथ्वी से कोई वस्तु फेंक दी जाए तो वापस पृथ्वी पर न लौटे, यदि हाँ तो कैसे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पलायन वेग के कारण होता है। किसके कारण होता है? पलायन वेग। तो किसी वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखिएगा, जब किसी वस्तु को किसी द्रव्यमान को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से बाहर फेंक दिया जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आती है। हाँ, यदि उसे लिखा है यहाँ पे पृथ्वी के पलायन वेग के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो वह वापस लौटकर नहीं आती है। अच्छा, लास्ट के कुछ क्वेश्चन से देखिएगा। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के अनुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि देखिएगा, मैंने आपको एक रिलेशन और बताया था प्रीवियस लेक्चर में, F=g, ये मास ऑफ अर्थ, ये पिंड का मास है। माना, देखिए मैं यहीं पे समझाता हूँ, माना मैं पृथ्वी लेता हूँ, पृथ्वी का द्रव्यमान m के बेस पे e है और यहाँ पे कोई पिंड रखा गया जिसका द्रव्यमान m है, यहाँ से यहाँ तक केंद्र तक की दूरी re है, तो F=g m/re का क्या हो जाता है? स्क्वायर। और F एक और फॉर्मूला होता है mg, दोनों के LHS इक्वल हैं इसलिए दोनों के RHS भी इक्वल होंगे, तो g m/re का स्क्वायर m/g होगा। m से m कैंसिल आउट कर देंगे तो एक रिलेशन आएगा, g कितना? g me कितना? re का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, ये g अर्थात g me/r स्क्वायर, जहाँ पे me पृथ्वी का द्रव्यमान है और re पृथ्वी की त्रिज्या है। तो g देखिएगा, ये द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान पर तो निर्भर करती है पर दिए गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो किसी वस्तु के गिरने की गति गुरुत्वीय त्वरण g अर्थात इस पर निर्भर करती है जो गिरने वाले पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र है, अर्थात उस पर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, मोम व लोहे के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? दोनों साथ साथ गिरेंगे क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि गिरने वाले पिंड के द्रव्यमान से यह चीज़ क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो माना आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो तैयारी करने वाले मित्र हैं उन तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है क्योंकि लेक्चर तैयार करने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों का इससे भला हो। और ये प्रॉपर ऑथेंटिक बुक से और ऑथेंटिक जो आपका सिलेबस है उससे हम लोग ये सारा का सारा मटेरियल कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं। तो काफ़ी फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में होने वाला है। बहुत जल्दी बंदरगाह का एग्ज़ाम होना है तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा प्रदर्शन आप अपने पेपर में करेंगे। तो बाकी मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।